वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे हिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री का आखिरी वीडियो था, उसमें हमने देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो है हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे जो कि एंशियंट हिस्ट्री पर आधारित थे, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर देख ले। वो वीडियो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही वीडियो का लिंक आई बटन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कैसे कन्नौज के लिए भारत के 3 शासन वंशों के बीच में युद्ध होता है, और उनमें से जो है बारी बारी से जो जीतता है वो कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, और उसको जो है सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में माना जाता था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे भारत में राजपूत राजाओं का पतन किया जाता है और मुस्लिम राजाओं का उदय होता है। कैसे जो है मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे वो भारत में आए और राजपूत राजाओं को एक एक करके हराते चले गए, और भारत में मुस्लिम वंश की नींव रखते हैं और स्थापना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है हमारे मीडिएवल हिस्ट्री का पहला लेक्चर, हिस्ट्री लेक्चर 15, राइज ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। देखिए, जब हर्षवर्धन का शासनकाल समाप्त होता है, उस वक्त जो है भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़े प्रोविंसेस जो है, या बहुत अधिक नंबर में प्रोविंसेस जो है, वो राजपूत राजाओं द्वारा रूल किए जाते थे। राजपूत राजा जो थे वो जन्म से चंद्रवंशी या सूर्यवंशी कहलाते थे। जो राजपूत राजा सूर्यवंश के थे उनको भगवान राम का वंशज माना जाता था, और जो चंद्रवंश से ताल्लुकात रखते थे उनको भगवान कृष्ण का वंशज कहा गया। राजपूत राजा जो है वो धर्म से क्षत्रिय होते थे। लेटर वैदिक पीरियड के लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि 600 बीसी के अराउंड जो है हमारे भारतीय समाज को जो है 4 वर्णों में बांट दिया गया था। 4 वर्ण में सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण को रखा गया था, उसके बाद क्षत्रियों को रखा गया था, क्षत्रिय के बाद वैश्य, और फिर शूद्रों को रखा गया था। तो ये जो राजपूत राजा थे ये क्षत्रिय वंश के थे, इनको क्षत्रिय माना जाता था। राजपूत राजाओं का जो शासनकाल है वो हमें 647 ईडी से लेकर के 1200 ईडी तक देखने को मिलता है, और मुख्यतः जो है हर्षवर्धन के डेथ के बाद ही 12th सेंचुरी तक इनका शासनकाल चला था। और उसके बाद जो है मुस्लिम इन्वेशन होने से पहले जो भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे वो राजपूत राजाओं को माना जाता था। देखिए, राजपूत राजा जो है वो गजब के वॉरियर्स थे, गजब के लड़ाके, महान राजाओं में उनकी गिनती की जाती है। उनके शासन में प्रजा जो है वो खुश थी, प्रसन्न थी, राज्य में सुख समृद्धि रहती थी। इसके अलावा राजपूत राजा धर्म के भी संरक्षण किया करते थे। उनको गार्डियंस ऑफ वुमेन एंड वीक पीपल कहा जाता था, मतलब वो लोग स्त्रियों और कमजोरों के संरक्षक थे। राजपूत राजा सब जो थे वो वैसे तो जन्म से हिंदू थे, वो लोग हिंदुइज्म के फॉलोअर हुआ करते थे, लेकिन उनके शासनकाल में बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी संरक्षण प्रदान किया गया था, और उनको भी प्रचार प्रसार करने या अपने धर्म को आगे बढ़ाने का बराबर मौका दिया जाता था। राजपूत राजाओं के शासनकाल में ही भक्ति पंथों की स्थापना की गई, या भक्ति कल्ट स्टार्ट किया गया था। देखिए, राजपूत राजाओं का के साम्राज्य का पतन का क्या कारण था, उनके जो डिक्लाइनेशन के पीछे क्या रीजन थी, क्या कारण रहा था कि जब मुस्लिम इन्वेंशन हुए भारत में तो मुस्लिम इन्वेडरों ने राजपूत राजा को हरा दिया। क्योंकि राजपूत राजा देखिए युद्ध कौशल में काफ़ी निपुण थे, ताकत में और बुद्धि में वे लोग बहुत आगे थे, लेकिन फिर भी उनकी हार हो जाती। क्यों? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो था क्योंकि उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। हमने हिस्ट्री में शुरू से देखा है कि जब 1326 बीसी में अलेक्जेंडर जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो बैटल ऑफ हाइडोस पास में अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई में पोरस की हार का कारण सबसे बड़ा यही था कि पोरस के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, और अलेक्जेंडर ने उनको काफ़ी आसानी से हरा दिया था। उस आगे भी हमने मौर्यन काल में देखा था कि मगध मगध क्यों इतना बड़ा महाजनपद बन पाया, क्यों वह बाकी के
15 महाजनपद को जीत सका, क्योंकि मगध में जितने भी राजा हुए थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, धनानंद हो नंदवंश के राजा, शिशुनाग हो या पुष्यमित्र सुंग, सभी ने अपनी एक काफी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। वॉर जनरल्स रखे थे, कैवेलरीज रखी थी, वॉर एलिफेंट्स थे उनके पास। तो स्टैंडिंग आर्मी जो है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए राजा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक हथियार में से एक होती है। लेकिन राजपूत राजा जो है, इनके पास स्टैंडिंग आर्मी की कमी होती थी। ये लोग जो है अपने राज्य के वैसे सभी व्यक्तियों को आर्मी में भर्ती कर लिया करते थे जो देश के लिए लड़ने की इच्छा रखते थे। और यही कारण है कि जब मुस्लिम इन्वेजन्स हुए भारत में, तो उन लोगों के पास स्टैंडिंग स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। अब स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है कि ऐसे योद्धाओं का समूह जो केवल खास युद्ध के लिए, जिनको ट्रेनिंग मिली हो, उसी के लिए वो तैयार किए गए हो, जिनका मकसद सिर्फ युद्ध करना और विजय हासिल करना होता है, उसे कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। तो स्टैंडिंग आर्मी का अभाव जो था, उसमें राजपूत राजाओं की हार हुई। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि भारत में राजपूत राजाओं के बीच में एकता नहीं थी। वहाँ पे भारत में उस वक्त काफी छोटे छोटे प्रोविंसेस बन गए थे, और सभी राजा अपने अपने प्रोविंसेस में ही व्यस्त रहते थे। उनका कहना था कि दूसरे राज्य से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने राज्य की सुरक्षा हम खुद कर लेंगे। तो जब मुस्लिम आक्रमण हुए, तो भारत के जो राजा थे, राजपूत राजा, वो अकेले उनको रोकने में असमर्थ साबित हुए, और आराम से मुस्लिम शासकों ने भारत में अपना शासन स्थापित कर दिया। तो ये कुछ कारण थे राजपूत राजाओं के शासन के पतन होने के पीछे। और आगे देखते हैं मुस्लिम इन्वेशन के बारे में। मुस्लिम इन्वेशन इन इंडिया। देखिए, पहला मुस्लिम इन्वेडर जो था, जो भारत आया था या भारत पर आक्रमण किया था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो है, ये पहला मुस्लिम इन्वेडर तो था इंडिया में, लेकिन पहला शासक जो भारत में था जिसने अपना शासन आधिपत्य स्थापित किया, वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बिन कासिम भारत केवल आया था लूट की मंशा से। उसका मकसद था भारत से खजाना लूटना, सोने चांदी लूटना और अपने देश वापस चल जाना। देखिए, क्या कारण पर था मुस्लिम इन्वेशंस के पीछे, आखिर मुस्लिम शासकों को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो भारत आए और भारत में उन्होंने लूटपाट मचाया। देखिए, ये जितने भी तुर्क के मोहम्मद गजनवी थे, मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, ये सब जो ये लुटेरे हुआ करते थे। ये लीडर्स थे लुटेरों के ग्रुप के। इनका जो मकसद था, वो शुरू से कभी भी भारत में शासन करना नहीं था। ये लोग भारत आए थे केवल एक ही मंशा से कि यहाँ से अधिक धन लूट कर अपने देश वापस चल जाए। तो ये लोग भारत ही क्यों आए, इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण ऐसा है कि गुप्ता वंश के बाद जब राजपूत राजाओं के बीच में भारत की सत्ता जो है राजपूत राजाओं के हाथ में आई, तो ब्राह्मणों द्वारा उनको कई प्रलोभन दिए गए। और क्योंकि उस वक्त भारत जो है कई छोटे टुकड़ों में बट गया था, तो सभी राजा एक दूसरे से खुद को श्रेष्ठ बताना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाया, कई बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए। मंदिर में सोने चांदी के अपार भंडार थे, महलों में सोने चांदी का भरपूर प्रयोग किया जाता था। उनके जो राज दरबार होते थे, उनके जो फर्नीचर्स वगैरह होते थे, वो सब सोने से सुसज्जित, हीरो से सुसज्जित हुआ करते थे। जिसके कारण जो है मुस्लिम इन्वेडर्स जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए थे। उन्होंने देखा कि भारत में तो बहुत पैसा है, बहुत धन है, इसको अगर लूटेंगे तो हमें काफ़ी फायदा होगा। इसीलिए जो है मुस्लिम इन्वेडर्स जो है भारत में आए थे। तो सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर जो था, वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने लगभग 700 एडी के आसपास भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है गजनी का महमूद, जिसको महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है, उसने भारत पर आक्रमण किया। उसने अपने आक्रमण के शुरुआती दौर में हिंदू शाही डायनेस्टी के राजा जयपाल सिंह को पराजित किया। उसके बाद उनके द्वारा आनंद पाल, जो कि नागरकोट के राजा थे, उनको भी हरा दिया गया। और फिर अपने आगे के दौर में उन्होंने मथुरा, कन्नौज और ग्वालियर के राजाओं को परास्त किया और भारत पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया। महमूद गजनी का जो टाइम पीरियड था भारत में, वो 971 से 1030 एडी तक माना जाता है, या लगभग कहा जाता है कि वो 1000 एडी के समय उन्होंने भारत में आक्रमण किया था। महमूद गजनी जो थे, वो भारत में आए थे केवल लूटपाट की दृष्टिकोण से। उनका भारत पर शासन करने का कोई भी
मकसद नहीं था या विचार नहीं था। वे आते थे, लूटते थे, चल जाते थे। उन्होंने जो है उनके लूटपाट के का जो क्रम था, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लूट थी या सबसे महत्वपूर्ण इन्वेजन जो उनका था, वो था कठिवारा का सोमनाथ मंदिर को लूटना। कहा जाता है कि महमूद गजनी ने लगभग 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था, लेकिन फिर भी सोमनाथ मंदिर का खजाना जो है वो खाली नहीं हुआ था। इतना धन हुआ करता था उस वक्त भारत में। और उन्होंने 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। वहाँ के राजा जो थे उस समय कठियावाड़ा के, उस वक्त जो है कठियावाड़ा पर राजा भीमदेव का शासन था, जो महमूद गजनी के डर से अपने सारे फॉलोअर्स को लेकर वहाँ से भाग खड़े हुए थे और महमूद गजनी ने आराम से सोमनाथ मंदिर पर इन्वेजन किया था। महमूद गजनी के शासनकाल में या महमूद गजनी के कॉन्टेम्प्ररी दो महत्वपूर्ण स्कॉलर्स हुए थे जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनता है। वो थे अलबरूनी और फिरदौसी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरदौसी किसका समकालीन था या फिर अलबरूनी जो है वह किसके साथ भारत आया था, तो ऑप्शन होगा महमूद गजनी। इसके अलावा महमूद गजनी जो है उसका डिक्लाइनेशन या उसके शासनकाल का अंत हुआ था 1186 एडी में। और महमूद गजनी के शासन के डिक्लाइनेशन के बाद ही या उसके साथ साथ ही उदय होता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये पहला शासक था जिसने बकायदा भारत में शासन के दृष्टिकोण से आक्रमण किए थे। देखिए, मोहम्मद गजनी के बाद जब गौरी जो है महमूद गजनी के बाद जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उसका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच की लड़ाई जो है पहली बार टरैन के पहली लड़ाई में होती है, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ टरैन में दोनों आमने सामने आते हैं एक दूसरे के, जो कि 1191 एडी में हुआ था। उसके पहले 1189 ईस्वी में महमूद गौरी जो है वो भटिंडा के किले को जो है सीज कर लेता है या उस पर अतिक्रमण कर लेता है और पृथ्वीराज चौहान को एक सीधी चेतावनी देता है कि वो उसके साथ युद्ध करना चाहता है। इसके बाद जो है 1191 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रायन में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों आमने सामने आते हैं। काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है दोनों के बीच में। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हट्टे कट्टे 6 फुट के राजा थे और मोहम्मद गौरी को उन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रायन में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और कहा जाता है कि लगभग मोहम्मद गौरी जो है लगभग अधमरा हो गया था उस युद्ध में, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की उदारता, हमारे भारतीय राजा जो है वो काफ़ी नैतिक विचार वाले थे, वो अधर्म का पक्ष नहीं लेते थे। उसी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराने के बाद भी जीवित छोड़ दिया था। मोहम्मद गौरी उसके बाद जो है तुर्की वापस लौट जाता है और उसके एक साल के बाद 1192 में वो फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है। सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन होती है और उसमें जो है मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के हारने के पीछे कारण क्या था। पृथ्वीराज चौहान की जो वार टैक्टिक्स थी वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में अपनी सेना को रखते थे, जिसमें आगे की ओर वो अपने सबसे मजबूत सिपाहियों को रखते थे और पीछे जो है कमजोर सिपाहियों को रखते थे। पहली बार जब आक्रमण हुआ था तब मोहम्मद गौरी इस बात को समझ नहीं पाया था, उसकी सेना ऐसे सामने की ओर थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है वो ट्रायंगुलर शेप में मोहम्मद गौरी की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है और मोहम्मद गौरी हार हो जाती है। लेकिन अगले साल जब मोहम्मद गौरी वापस आते हैं तो एक साल तक उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वार टैक्टिक्स को स्टडी किया था। वो अच्छी तरीके से जान चुके थे कि पृथ्वीराज चौहान जो है फिर से वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे और इस बार मोहम्मद गौरी ने लेकिन क्या किया कि सामने की तरफ अपने कमजोर सैनिकों को रखा और अपने मजबूत सैनिकों को पीछे की ओर रखा। तो इसमें जब पृथ्वीराज चौहान के सैनिक मोहम्मद गौरी के सेना को चीरते हुए अंदर घुसे तो इनके जो मजबूत सिपाही थे वो उसकी कमजोर सिपाहियों के साथ लड़े और मोहम्मद गौरी के जो मजबूत या फिर ताकतवर सेना जो थी उसने पीछे की ओर से पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी द्वारा बंधक बना लिया जाता है और वो उसे अपने साथ तुर्की ले जाते हैं। इसके बाद कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अंधा कर दिया था और अपने राज दरबार में ही उनको रखने लगे थे। और कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान
को मोहम्मद गौरी एक तीर कमान देते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। वो केवल आवाज को सुनकर अपने लक्ष्य को भेद सकते थे, ऐसी उनको विद्या आती थी। तो मोहम्मद गौरी चाहते थे उनके युद्ध कौशल को देखना, और उन्होंने तीर धनुष दिया पृथ्वीराज चौहान को और कहा कि निशाना लगाओ। तो मोहम्मद गौरी की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी पर निशाना लगाते हैं, और मोहम्मद गौरी के सीधे सर पर तीर जाके लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, लेकिन इसके बारे में लिखित साक्ष्य हमको अभी तक नहीं मिले हैं। तो इसीलिए जो है इस बात को पूरी तरह से सही नहीं माना जाता है। और कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ऐसा नहीं था, मोहम्मद गौरी जो है वो अपनी पूरी आयु जीने के बाद में नेचुरल डेथ उनकी हुई थी। तो मोहम्मद गौरी अभी तक हमने देखा कि सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन जीत गए थे, और पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्होंने टर्किश एम्पायर की स्थापना की थी भारत में। यह पहली बार था जब भारत के बाहर से कोई दूसरा वंश आकर भारत में शासन स्थापित किया गया था किसी दूसरे वंश के द्वारा। इससे पहले जो भी भारत में युद्ध हुई थी वो भारत के अंदर कहीं विभिन्न विभिन्न डायनेस्टी के बीच में होती थी, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत के बाहर का कोई व्यक्ति भारत के सिंहासन पर अपनी सत्ता स्थापित कर चुका था। मोहम्मद गौरी सेकेंड बैटल ऑफ ट्रायन के बाद बैटल ऑफ चंदवार लड़ते हैं। बैटल ऑफ चंदवार में मोहम्मद गौरी द्वारा राजा जयचंद को, जो कि कन्नौज के राजा थे, हरा दिया जाता है। देखिए, कन्नौज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ट्राई पार्टी स्ट्रगल्स के समय, त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज की महत्वता के बारे में हमने पढ़ा था। कन्नौज के राजा को सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में देखा जाता था। इसीलिए है क्या मोहम्मद गौरी जो थे वो जयचंद से युद्ध करते हैं और कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, जिससे कि उनको पूरे भारत में एक सम्मानजनक नजर से देखा जाए और उनको सबसे शक्तिशाली राजा की श्रेणी में रखा जाए। जयचंद जो है उस युद्ध में हार जाते हैं और युद्ध में ही उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी जो है उसने कई गवर्नर जनरल्स या अपने सेनापति बना रखे थे। मोहम्मद गौरी का ही एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो बख्तियार खिलजी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बख्तियार खिलजी ने 1202 एडी में विक्रमशिला और 1203 एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करवा दिया था, तबाह करवा दिया था। अब इसके पीछे की भी कहानी है एक। वह कहानी यह है कि एक बार बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गौरी ने ईस्टर्न साइड में, भारत के ईस्टर्न एरिया में अपने एक्सपेंशन के लिए भेजा था। जब बख्तियार खिलजी ईस्टर्न एरिया में एक्सपेंशन कर रहे थे तो एक समय उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कई वैद्य को दिखाने के बाद भी सभी डॉक्टर हार जाते हैं, सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम तुमको बचा नहीं पाएंगे। तब बख्तियार खिलजी को ये सलाह दी जाती है कि हम मगध के करीब हैं। मगध के नालंदा यूनिवर्सिटी जो उस समय एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर ना केवल भारत के छात्र बल्कि मंगोलिया, ईरान, विश्व के कई देशों से छात्र आकर पढ़ाई करते थे। वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ थी। वहाँ की जो लाइब्रेरी थी वो डबल स्टोरेज, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी। वहाँ इतनी पुस्तकें थी। और उस जमाने में भी नालंदा यूनिवर्सिटी में साइंस एंड टेक पढ़ाया जाता था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चिकित्सा के वहाँ पे बाकायदा अलग डिपार्टमेंट थे जो बच्चों को शिक्षा दिया करते थे और उनको चिकित्सक यानी कि डॉक्टर बनाते थे। एमबीबीएस की पढ़ाई होती थी। इसके अलावा लिटरेचर में वहाँ संस्कृत, मेन जो वहाँ का की भाषा थी वो संस्कृत थी, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो सभी शिक्षक थे वो अधिकांश बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में सारी जो टीचिंग्स थी या वहाँ के जो क्लासेस होते थे वो संस्कृत भाषा में हुआ करते थे। वहाँ गणित की पढ़ाई की जाती थी, वहाँ पर लिटरेचर पढ़ाया जाता था। ऐसे कई सारे हमारे जो आधुनिक सब्जेक्ट्स हैं या विषय हैं वो उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। तो वहाँ के जो आयुर्वेद विभाग के जो शिक्षक थे उन या आचार्य थे, उनको आयुर्वेद का काफ़ी ज्ञान था। तो बख्तियार खिलजी को सलाह दी जाती है कि आप जाइए, उनसे मिलिए, वो आपको ज़रूर ठीक कर देंगे। तो जब बख्तियार खिलजी वहाँ जाते हैं तो बख्तियार खिलजी जो थे वो थे कट्टर मुस्लिम। वे जाकर पहले ही बोल देते कि देखो, मुझे तुम्हारे हिंदुइज्म पे, आयुर्वेदा पे कोई भरोसा नहीं है। तो इस्लाम के अनुसार मेरा इलाज कर सकते तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ के आचार्य जो है वो इन्हें कुरान देते हैं और कहते हैं कि आप रोज़
इसका एक पन्ना पढ़ा कीजिए। तो बख्तियार खिलजी कुरान लेकर वापस चल जाते हैं और डेली उसका एक पन्ना पढ़ते हैं, और धीरे धीरे देखते हैं कि इनकी तबीयत में सुधार आने लगा, इनकी तबीयत जो है ठीक होने लगती है। तो क्या होता है कि जब भी लोग पन्ने पलटते थे ये, तो कई लोगों की आदत होती है कि पन्ने पलटते समय वो अपनी जीभ पर उंगली लगाते हैं और थूक लगाकर पन्ने पलटते हैं। तो बख्तियार खिलजी भी ऐसा ही किया करते थे, और आचार्य द्वारा क्या किया गया था कि कुरान के पन्नों पर औषधि का लेप लगा दिया गया था। इससे जब भी बख्तियार खिलजी पन्ने पलटते थे तो औषधि उनके जीभ से होते हुए उनके शरीर में जाती थी और धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी, और वे पूरे स्वस्थ हो गए। जब बख्तियार खिलजी पूरे स्वस्थ हो गए तो ये देख के उनका दिमाग घूम गया। वो बोले भाई ऐसे कैसे स्वस्थ हो गया, दौड़े दौड़े गया आचार्य के पास, पूछा कि ऐसा क्या था। तो आचार्य ने बताया कि मैंने आपके पन्ने पर, किताब के पन्ने पर औषधि का लेप लगा दिया था, जिससे आप धीरे धीरे जो है ठीक हो गया। तो ये सुनकर बख्तियार खिलजी चिंता में पड़ जाते हैं कि इतने विद्वान, ये लोग इतने विद्वान हैं, तो ये लोग तो कल कोई भी किंग बना सकते हैं, ये लोग तो किंग मेकर भी बन सकते हैं, जो कि आगे चल के हमारे शासन को उखाड़ फेंकेगा। साथ ही इनकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कराई जाती है इनके द्वारा, ये लोग तो हथियार बनाने में भी निपुण हैं। तो इन सब चीज़ों से घबरा कर बख्तियार खिलजी जो है उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वा दिया था, और वहाँ के पुस्तकालय में आग लगा दी जाती थी, लगवा दी थी। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है वो लगभग 6 महीने तक जलता रहा था, वहाँ पर इतनी पुस्तकें थी उस समय। तो ये कहानी थी क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तुड़वा दिया था, उसके पीछे। अभी हम हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है 25 मार्च 1206 एडी को मोहम्मद गौरी को कुछ सिया विद्रोहियों और कोखार्स के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है, और यहाँ से मोहम्मद गौरी का जो है चैप्टर क्लोज हो जाता है, वो मर जाते हैं और उनका शासन खत्म होता है। वो मोहम्मद गौरी को जो है रियल फाउंडर माना जाता है तुर्किश एम्पायर का इंडिया में, क्योंकि वो पहले राजा थे जिन्होंने अपना शासन इंडिया में या फिर भारत में स्थापित किया था। मोहम्मद गौरी के एक और सेनापति थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, और गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाने गए। देखिए ये पिक्चर है मोहम्मद गजनी की, और ये पिक्चर है मोहम्मद गौरी की। इसके अलावा जब कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ा जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो शुरुआत में वो जो है वो मोहम्मद गौरी के गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र जो है वो जब भारत में आते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा उनको सीधा कह दिया जाता है कि भाई मैं तुम्हारे पिता का गुलाम था, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। भारत में मेरा शासन है, ये मेरा रहेगा, तुम लोग जाओ, तुम लोग तुर्की पर शासन करो, भारत में मैं शासन करूंगा। उसके बाद जो है गुलाम वंश की स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में अभी तक जो हमने पढ़ा, आइए उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद में हर्षवर्धन के शासनकाल खत्म होने के बाद भारत में राजपूत राजाओं का उदय होता है, और लगभग 647 एडी से 1200 एडी तक राजपूत राजा शासन करते हैं भारत में। राजपूत राजाओं को जो है महिलाओं और कमजोरों का संरक्षक के रूप में जाना जाता था, और ये लोग गजब के लड़ाके थे। साथ ही बौद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और अन्य धर्मों की ये लोग इज्जत किया करते थे, उनको अपने शासनकाल में संरक्षण प्रदान किया करते थे। और भक्ति पंथ जो है उसकी शुरुआत जो है राजपूत राजाओं के शासनकाल के समय ही हुई थी। उसके बाद जो है पहला मुस्लिम इन्वेडर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम था, जो राजपूत राजाओं के शासनकाल में ही भारत पर आक्रमण करता है लगभग 700 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में महमूद गजनी आता है, जो कि 1000 एडी के लगभग में भारत पर आक्रमण करता है और भारत के कई मंदिरों, कई राज्यों को लूटता है और फिर वापस तुर्की चला जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण लूट थी मोहम्मद गजनवी की, वो थी 1050 ईडी में उसके द्वारा की गई सोमनाथ टेम्पल पर लूट, जो कि कठियावाड़ा जिले में स्थित है, जहाँ के राजा जो है राजा भीमदेव उस समय शासन कर रहे थे, और राजा भीमदेव के शासन काल में ही उसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, और लगभग 17 बार उसने सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण किया था। किसने? तो मोहम्मद गजनी ने।
मोहम्मद गजनी के बाद जो है मोहम्मद गौरी का उदय होता है और फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन में मोहम्मद गौरी की जो है काफ़ी बड़ी हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए, और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराकर भगा देते हैं भारत से। उसके बाद एक साल बाद मोहम्मद गौरी फिर से तैयारी करके आता है और फिर से सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन में लड़ता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, और इस बार लेकिन क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और उनको अंधा करके अपने साथ ले जाता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो है भारत में अपने गवर्नर छोड़े थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक उनका एक गवर्नर था जो कि आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना करता है। और इसी बीच जो है बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था, उसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक डिटेल्ड संक्षिप्त में ओवरव्यू। अब आगे जो है हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो हमारे आज के लेक्चर पर ही आधारित है, जो हमने अभी तक पढ़ लिया उसी से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमक कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, या ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमक था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 700 एडी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन वाज हेल्ड इन? टराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1191 एडी, ऑप्शन बी है 1192 एडी, ऑप्शन सी है 1193 एडी, या ऑप्शन डी 1190 एडी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1191 एडी। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन वाज हेल्ड इन 1191 एडी। अगला प्रश्न है, द पीरियड ऑफ राजपूत एम्पायर वाज डैश? राजपूत एम्पायर का जो शासनकाल है वो डैश तक माना जाता है। ऑप्शन है 647 टू 1200 एडी, ऑप्शन बी है 500 टू 650 एडी, ऑप्शन सी है 692 टू 588 बीसी, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 647 टू 1200 एडी। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है कि नहीं। तो अगर आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए साथ साथ। अगला प्रश्न है, हु वाज द किंग ऑफ कठियावाड़ा ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी? महमूद गजनवी ने जब कठियावाड़ा पर आक्रमण किया था तो उस वक्त कठियावाड़ा का राजा कौन था? ऑप्शन ए भीमदेव, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी जयपाल, या ऑप्शन डी जयचंद। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमदेव। जब कठियावाड़ा डिस्ट्रिक्ट पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय राजा भीमदेव जो है वहाँ के शासक थे। अगला प्रश्न है, सोमनाथ टेम्पल वॉज लोकेटेड इन? सोमनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कठियावाड़ा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी टरायन, या ऑप्शन डी चंदेरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कठियावाड़ा। कठियावाड़ा में सोमनाथ टेम्पल स्थित है, जिसे कि मोहम्मद गजनवी द्वारा 17 बार लूटा गया था। अगला प्रश्न है, हु वॉन द सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन? टराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महमूद गौरी। टराइन की जो है दूसरी लड़ाई वो मोहम्मद गौरी के द्वारा जीती गई थी। टराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान द्वारा जीती गई थी और दूसरी मोहम्मद गौरी के द्वारा जीती गई थी। और महमूद गजनवी जो है इसने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है, बैटल ऑफ चंदवार वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड डैश? चंदवार की लड़ाई जो है वो मोहम्मद गौरी और किसके बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है जयपाल, ऑप्शन सी है जयचंद, या ऑप्शन डी हेमू विक्रम आदित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जयचंद। चंदवार की लड़ाई जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय हुम? नालंदा विश्वविद्यालय, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड इन? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कब डिस्ट्रॉय की गई थी या कब तबाह की गई थी? ऑप्शन ए है 1202 एडी, ऑप्शन बी है 1203 एडी, ऑप्शन सी है
1204 एडी या ऑप्शन डी 1201 एडी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1202 एडी में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया था, और 1203 ईस्वी में या 1203 एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया था। दोनों को ही बख्तियार खिलजी ने बर्बाद किया था। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज हमारे आज के वीडियोस पर आधारित, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक जो हमने पढ़ लिया है वो हमने पूरी एंशियंट हिस्ट्री कवर की, जिसमें हमने सिंधु घाटी के उदय से लेकर के ट्राई पार्टी संघर्ष के बारे में या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष तक पढ़ा। और उसके बाद आज से जो है हमारे इस लेक्चर से हमने शुरू की है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास भारत का। इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये दिया गया है, और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहाँ से भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको हमारे सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और साथ ही आप एबी स्टडीज़ हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस और सारी पीडीएफ्स वगैरह की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में और देखेंगे कैसे मोहम्मद गौरी का स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है, और उसके बाद इल्तुतमिश और बलबन जैसे कई बड़े राजा गुलाम वंश में होते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं, और जिनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत भारत में काफ़ी दूर तक एक्सपेंड होता है और खिलजी वंश तक इनकी शासन प्रणाली जाती है, और खिलजी वंश द्वारा गुलाम वंश को सत्ता से हटाकर दिल्ली सल्तनत पर अब खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।